पहले उपन्यास समझते हैं, फिर हिंदी उपन्यास पर आ जाएंगे जल्दी ही। उपन्यास को लेकर जो शुरुआती 2-3 बातें समझनी है। एक तो ये कि उपन्यास क्या है, कहां से आया है, कैसे आया है और उसमें क्या खास बातें होती हैं। उपन्यास शब्द को अगर आप बांटेंगे तो ये उप प्लस न्यास, आजकल ये नया तरीका है इसको समझने का। एनसीईआरटी की पुस्तक ने इसको ऐसे समझाया हुआ है। न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यासिता का सिद्धांत। तो न्यास का मतलब ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट का मतलब हिंदी में होता है थाती। तो आप कहेंगे थाती से अच्छा ट्रस्ट ही लग रहा है हमें, तो थाती का मतलब क्या है? थाती का मतलब यह हुआ, अच्छा एक और शब्द सुना होगा आपने, अमानत। सुना है अमानत? हाँ, कुछ कुछ अमानत जैसा। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि भैया ये मेरे पास 10,000 रुपये रखे हैं, आप रख लीजिए, बाद में संकट आएगा तो आपसे ले लूंगा। आपने रख लिए, तो ये आपके पास क्या है? ये उसकी अमानत है, यह थाती है। थाती का मतलब जो चीज आपके पास है पर आपकी नहीं है, आपको लौटानी है वो चीज, ठीक है, सही समय पर सही व्यक्ति को लौटा देना है, उसको बोलते हैं थाती। कई दुष्ट क्या करते हैं, नहीं देते हैं, नहीं, कुछ दुष्ट और बड़े दुष्ट होते हैं। एक बार 2 दोस्त जा रहे थे जंगल से, रास्ते में एक डाकू आ गया, उससे बंदूक तान ली, पीछे तोप भी खड़ी कर रखी थी। उसने कहा जितना जितना पैसा है सब निकाल दो वरना गोली से ना परखच्चे उड़ा दूंगा तुम लोगों के। तो दोनों डर गए। एक दूसरे से कहा भैया आपके 1 लाख रुपए दे रहे थे ना, लो वापस से लो। नहीं समझ में आया? आएगा, समय आने पर आएगा। आ गया? प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है आप लोगों की शायद, नहीं फास्ट है। गोलूपन का दूसरा लक्षण ये होता है कि जोक सुनाने के बाद 3 सेकंड के बाद हंसी आए। गोलू ना अच्छी बात है, वही बात नहीं है, आपकी उम्र ही गोलू वाली है तो फिर थोड़ा बहुत गोलूपन तो रहेगा ही। तो एक दूसरे से क्या कहा कि भैया आपके पैसे उधार थे, लो अपने पैसे रख लो, क्योंकि इसको पता है कि अब जाने तो नहीं, तो ज्यादा अच्छा यहां से निकल जाए, कम से कम मेरा उधार तो चुके और इसी का नुकसान हो। तो थाती का मतलब हुआ अमानत जो आपको किसी को लौटानी है। और ट्रस्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति ने बहुत सारे पैसे कमाए, फिर उसको लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, वो ट्रस्ट बनाएगा, ट्रस्ट में पैसा शामिल करेगा उसकी पूंजी के रूप में, वही फैसला करेगा कि ये पैसा कहां खर्च करना है समाज के लिए, किंतु वो पैसा उसका नहीं रहेगा। ये पैसा कहां खर्च होगा तय मैं करूंगा, पर वो पैसा मुझ पर खर्च नहीं होगा क्योंकि मेरी संपत्ति नहीं है। ये ट्रस्ट की धारणा है। तो उपन्यास का मतलब है वह न्यास जो जीवन के निकट हो, वह थाती जो जीवन के निकट हो। उप निकट के अर्थ में यहां पर आता है। इससे कोई खास मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ कहने के लिए यह है कि उपन्यास वह थाती है जो हमारे जीवन के निकट है, यानी ऐसी रचना जो हमारे समाज का समग्र चित्रण करती है और हमें अपने सामाजिक जीवन के नजदीक ले जाती है, उसको सामान्यतः उपन्यास कह देते हैं। यह तो परिभाषा है और परिभाषा से मीनिंग को समझ में ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। अब मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूं। 2 शब्द आपको ध्यान आ रहे होंगे, एक था विद्या जिसकी कसम खा खा के आप बड़े हुए हैं और जिसकी अर्थी उठाने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, और दूसरा शब्द था विधा। याद है आप लोगों को? विद्या और विधा, इनमें से पहले कौन सा लिखा हुआ है? दूसरा विधा। बहुत बढ़िया। तो विद्या तो आप जानते ही हैं, पढ़ाई लिखाई। विधा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जॉनर या जॉनरे। विधा का मतलब उपन्यास, कहानी, नाटक, ये सब विधाएं हैं। और जब हमने कहानी शुरू की तब मैंने कहा था कि विधाओं का विभाजन एक विशेष तरीके से 2 भागों में हो सकता है। एक को बोलते हैं नैसर्गिक विधाएं और एक को कह सकते हैं ऐतिहासिक विधाएं। और वहां ये कहने का भाव यह था कि नैसर्गिक विधा वो है जो दुनिया के हर समाज में पाई जाती है, हर काल में पाई जाती है, किसी खास ऐतिहासिक काल में उसका उदय हुआ हो ऐसा नहीं कह सकते। जैसे उस समय हमने क्या जिक्र किया था कि मान लीजिए कि सेंटिनल आइलैंड पे हम जाएं कभी, अब तो बहुत चर्चा में है वाला आइलैंड, है ना, तो अंडमान का वो आइलैंड जो अभी तक अछूता है बाकी बाहरी संपर्क से।
अगर वहां आप जाएंगे तो वहां पर भी ये विधा तो मिली जाएगी, ऐसी विधाओं को बोलेंगे नैसर्गिक विधाएं। वहां भी छोटे छोटे बच्चे होते ही होंगे, उनको सुनाना ही पड़ता होगा, लोरी सुनानी पड़ती होगी। तो नैसर्गिक विधाएं साहित्य में कौन कौन सी मानी जाती है? एक तो नाटक मानी जाती है, एक कहानी मानी जाती है कि किसी ना किसी रूप में कहानी रहती है, एक गीत होता है। ये तीन विधाएं दुनिया के हर समाज में आपको मिल ही जाएंगी, कितना भी आदिम समाज हो मिलेंगे। बाकी विधाएं आमतौर पर ऐतिहासिक हैं, और ऐतिहासिक का मतलब जो इतिहास के किसी खास दौर में कुछ विशेष परिस्थितियों के एक साथ इकट्ठा हो जाने की वजह से डेवलप हुई। और ऐतिहासिक विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण विधा का नाम है उपन्यास, जो कि आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए कहानी पढ़ते समय हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि कहानी की शुरुआत कैसे हुई। हमने सिर्फ इतना कहा कि भारतीय परंपरा में कथाएं लिखी जा रही थी, पंचतंत्र की कथाएं, जातक कथाएं, हितोपदेश की कहानियां, वो सब लिखी जा रही थी। हाँ, आजकल हम जिसे कहानी कहते हैं वो ट्रेंड अलग है। तो पश्चिम से जब शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट आया, उस मूवमेंट के प्रभाव में जो कहानी लिखी गई, वहां से हिंदी कहानी की शुरुआत हम मान लेते हैं। एडगर एलन पो नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया था, जिनके शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट की धूम मच गई थी। ये सब याद है आपको। अब क्योंकि उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा है, इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों ने उपन्यास के विकास को प्रभावित किया। किन परिस्थितियों में उपन्यास पैदा हुआ पहली बार दुनिया में, और कौन सी परिस्थितियों में उपन्यास भारत में पहली बार विकसित हुआ, हिंदी साहित्य में पहली बार विकसित हुआ। आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द लिखा है उपन्यास और मध्य वर्ग का संबंध, या उपन्यास और यथार्थवाद, ऐसा कुछ लिखा होगा। यूजीसी के सिलेबस में लिखते हैं उपन्यास और मध्य वर्ग का संबंध, उपन्यास और पूंजीवाद का संबंध। और इसी का एक दूसरा तरीका कहने का उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध। तो आज हम दो तीन शब्दों पर गौर करेंगे। एक तो उपन्यास और यथार्थवाद में क्या संबंध है, दूसरा उपन्यास और मध्य वर्ग में क्या संबंध है, पूंजीवाद से क्या संबंध है, औद्योगिकरण से क्या संबंध है। क्योंकि दुनिया के पहले उपन्यास 18वीं सेंचुरी में लिखे गए। 1739 ईस्वी में एक उपन्यास छपा, उसका नाम था पामेला। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुनिया का पहला उपन्यास है, कुछ कहते हैं वो दुनिया का पहला प्रसिद्ध उपन्यास है। सैमुअल रिचर्डसन का उपन्यास है, और ये इतना बड़ा सफल उपन्यास रहा, इतना बड़ा बेस्ट सेलर बना, लोग पागल हो गए इसको पढ़ पढ़ के, तबाह हो गए। जैसे आजकल सारे के सारे छोटे बच्चे एक खास उपन्यासी सीरीज को पढ़ते हैं, जेके रोलिंग की लिखी हुई, क्या नाम है उसका, हैरी पुत्तर, हैरी पॉटर। हाँ, उसका हिंदी अनुवाद है हरिपुत्र, कुछ लोग बोलते हैं हरिपुत्र है। तो हैरी पॉटर, इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, और मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरा अपना बेटा भी अभी वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, और पढ़ता नहीं है, जाता है स्कूल, मतलब उसको पढ़ने का शौक नहीं है। मेरे जैसा ही, मैं भी नहीं पढ़ता था, वो भी नहीं पढ़ता है, लेकिन वो इतनी मोटी मोटी किताबें मंगवा के रखी हुई है। हैरी पॉटर, उसमें जब डूबता है तो 2, 3, 4, 5 घंटे उसको होश नहीं रहता, फिर उसको बताना पड़ता है कि भारत में हो और अभी भूत प्रेत आसपास नहीं है, हम ही लोग आसपास हैं, खाना खा लो, आ जाओ। तो समझ में आता है, ऐसा डूब के पड़ता है। यही हाल पामेला का था। पामेला उपन्यास को पढ़ने वालों का यही हाल था। और ठीक यही हाल हिंदी के एकदम शुरुआती उपन्यास का रेख हुए देवकी नंदन खत्री नाम के। उन्होंने एक उपन्यास लिखा चंद्रकांता, और फिर लिखा चंद्रकांता संतति। उसको पढ़ने का वैसा ही क्रेज था जैसा आजकल क्रेज है हैरी पॉटर को पढ़ने का, ऐसा क्रेज। हैरी पॉटर ने भारत के बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी ठीक कर दी है। उसको पढ़े बिना मन नहीं मानता उनका, और पढ़ने में अंग्रेजी बाधा बनती है, तो अंग्रेजी सीखते हैं, शब्द सीखते हैं बहुत सारे। ऐसे ही कहते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों ने देवकी नंदन खत्री को पढ़ने के लिए हिंदी सीख ली थी, ऐसा क्रेज हो गया था। ये शुरुआती उपन्यास थे 1739 के आसपास।